देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम आ गया। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग एसडी जो है वो पढ़ रहे थे, उसके बाद से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो पॉइंट हमारा बाकी है। ठीक है, वो करने के बाद क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे। तो कंबाइंड एसडी, इसका फॉर्मूला पहले लिखवाते हैं। देखो कंबाइंड एसडी, ठीक है, कंबाइंड एसडी। अच्छा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला, N1 S1, ये N1 है, N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर। ये थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये याद नहीं रखेंगे तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये याद कर लेना है हम लोग को। जहां पर D1 का मतलब होता है x1 बार माइनस एक्स ई बार, और D2 का मतलब होता है x2 बार माइनस एक्स, ये सी है, सी सही। यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डेविएशन, क्योंकि हम लोग तो डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं ना, जहां पर डेविएशन गैप ही देखा जाता है। अब डेविएशन दो हो जाएगा, यहाँ पर D1 D2, डेविएशन का दो पार्ट हो जाएगा। तो डेविएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस फ्रॉम, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? जैसे हम लोगों ने डिस्पर्सन क्या पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्पर्सन पढ़ा था कि एक डेटा मेजर्स ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना स्कैटर है, कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो एक मान लो ग्रुप ऑफ डेटा है जिसमें बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं, तो अगर उससे हम लोग मीन निकालते हैं तो मीन से वो डेटा का डिस्टेंस क्या है, उससे हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कर सकते हैं, या फिर मीडियन से निकाल सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से गिवन डेटा का जब हम लोग डिस्पर्सन, स्कैटरनेस या गैप निकालते हैं, उसे डेविएशन बोला जाता है। तो यहाँ पर किससे निकाल रहे हैं? मीन से। तो डिफरेंस फ्रॉम कंबाइंड मीन से, ठीक है। तो कंबाइंड मीन हम लोगों ने कहा पढ़ा था? कंबाइंड मीन हम लोग पढ़ चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसीलिए पहले वो पढ़ लेते हैं तो बाकी चीजों को समझने में आसानी होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर N1 N2 क्या है? N1 का मतलब हो गया नंबर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाउ, नंबर इन ग्रुप वन, ठीक है। नंबर ऐसे लिख देते हैं, नंबर इन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का मतलब है, देखो कंबाइन तभी सिचुएशन आता है जब दो ग्रुप का डेटा होता है, ठीक है। N2 का मतलब नंबर इन सेकेंड ग्रुप, कितने, मतलब N मतलब क्या? हाउ मेनी डेटास, ठीक है। तो वही वाला चीज फर्स्ट ग्रुप में कितना है, सेकेंड ग्रुप में कितना है। D1 D2 हम लोगों ने देख लिया। S1 S2 क्या है? S1 है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। S2 भी क्या है? S2 भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप वन मतलब पहले वाले का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप टू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मूला याद कर लेना है, फिर हम लोग कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इससे रिलेटेड कंबाइंड मीन का। ये देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला हमें दिया है, हम लोगों ने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, ठीक है। जो ये वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, अनइफेक्टेड रहता है ओरिजिन चेन से, बट इफेक्टेड होता है स्केल चेन से। स्केल चेन मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन, यही वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ये देखो यहाँ पर स्केल चेन से, ये देखो ओरिजिन चेन नो इम्पैक्ट, स्केल चेन इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और ये सारे डिस्पर्सन के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर लिया था। अब ये वाला पढ़ रहा है, इफ देयर आर टू ग्रुप्स, ठीक है, मतलब दो अलग अलग ग्रुप का बात हुआ है, जिसको फर्स्ट ग्रुप को हम लोग N1 बोल सकते हैं, दूसरे ग्रुप को N2 बोल सकते हैं। जहां पर N1 N2 से ये डिनोट किया जाता है कि ग्रुप में कितने मतलब ऑब्जर्वेशन है। N2 का मतलब सेकेंड ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन है, और x1 बार x2 बार, बार मतलब एरिथमेटिक मीन, तो एरिथमेटिक मीन x1 बार मतलब पहले ग्रुप का, x2 बार मतलब दूसरे ग्रुप का, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप का एरिथमेटिक मीन और पहले ग्रुप का एरिथमेटिक मीन, और S1 S2 है स्टैंडर्ड डेविएशन और पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का। तो कंबाइंड ST मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंडली ये फॉर्मूले से एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूला भी हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा याद रखना ही है, जैसे हम लोग फॉर्मूला को याद रखते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट करवा भी दिया था, ये वाला
ये वाला हम लोगों ने लास्ट किया था, वो पहले वाले प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कंबाइन मीन का क्वेश्चन। कंबाइन मीन का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ग्रुप में 60 बॉय स्टूडेंट है, द मीन एंड एसडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर 45 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो एक ग्रुप में 60 बॉयज है जिनका मीन और एसडी कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 14.2। तो N1 SD1, ठीक है, N1 SD1, और हम लोग को क्या लिखना चाहिए, X1 बार। ये ग्रुप 1 के लिए हम लोगों ने 1 1 चूज कर लिया, ठीक है। SD1 या S1 जैसा चाहो लिख सकते हो। SD मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन, S मतलब भी स्टैंडर्ड डिवीजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्रुप में कितने बॉयज है, 60 बॉयज है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बता दिया, मीन है 45, आगे मीन लिखा हुआ है तो 45 रिलेटेड विद मीन हो जाएगा, ठीक है। मीन को हम लोग बार से डिनोट करते हैं, X1 बार, 1 इसीलिए लिखा है ताकि ग्रुप को अलग अलग हम लोग बता सके। सिर्फ एक्स लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 2 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बॉयज वाला हो गया, ग्रुप का नाम है बॉयज, दे दिया मैंने, ठीक है। फिर दूसरे ग्रुप में देखो, द सेम फिगर फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 गर्ल स्टूडेंट, तो यहाँ पर N2 दे देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट हो गए 40। अच्छा, इसके बाद हम लोग को बोला है कि मीन एंड गर्ल स्टूडेंट आर फॉर 55 एंड 3 द सेम फिगर, मतलब एक ही तरह से बाकी चीजों को भी यहाँ पर डिनोट किया गया है, 55 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी S1 और X2 बार, तो ये हो जाएगा 55 मीन, और जो SD है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ना 2 होना चाहिए, 2 होगा। अच्छा, अब व्हाट इज द मीन एंड SD मार्क इफ द टू ग्रुप्स आर पूल्ड टुगेदर, ठीक है। पूल का मतलब होता है दोनों को मिलाना, ठीक है। पूल करने का मतलब है दोनों को ऐड करना, जोड़ना। तो अगर हम लोग दोनों को, मतलब कंबाइंड पूछ रहा है, तो कंबाइंड एसडी क्या होगा अगर हम लोग दोनों ग्रुप को एक साथ दिखाना चाहते हैं, मतलब एसडी कैलकुलेट करने बोला है। तो एसडी मतलब कंबाइंड एसडी, S1 S2 मतलब स्प्लिटेड, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला याद कर लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, नीचे यहाँ पर हो जाएगा N1 S1 स्क्वायर N2 S2 स्क्वायर। एक बार तुम लोग भी लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, लिखने से ही याद होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर N1 D1 स्क्वायर और N2 D2 स्क्वायर। देखो कैसे याद रख सकते हो, ऊपर हमें N1 N2 को S1 S2 के पेयर में लिखना है, मतलब N1 S1 N2 S2, उसी तरह से N1 एक D1 N2 D2, इस तरह से, लेकिन सारी चीजों का स्क्वायर होगा। अब हम लोग को यहाँ पर पुट करना है, तो N1 N2 कितना हो जाएगा, N1 मतलब नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स 60 और N2 हो गया 40। यहाँ पर N1 60, S1 स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर 40 हो गया इनटू, फिर यहाँ पर 60 इंटू, ठीक है, फिर यहाँ पर 40 और इंटू, चेक करना पड़ेगा कितना कितना होगा। तो S1 तो दे रखा है, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, और S2 भी हमें दिया हुआ है, ये हो गया 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेविएशन। डेविएशन दो ग्रुप में है D1 D2, तो डेविएशन मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा का उसके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डिफरेंस निकालना। तो X1 माइनस कंबाइंड, तो पहले हम लोग को कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग मीन मीडियन जिससे भी डिफरेंस निकालना क्यों ना चाहे, हमें तो कंबाइंड ही निकालना पड़ेगा, तो कंबाइंड मीन हमें चाहिए। X1 बार X2 बार तो हमें पता है, तो ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या हुआ है, यहाँ पर ग्रुप में जितने ऑब्जर्वेशंस थे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज का जो ऑब्जर्वेशंस था उनका मीन आया है 45 और गर्ल्स का आया है 55, ठीक है, ये तो हमें पता है 45 55। यहाँ पर लिख लेते हैं 45 और 55, जैसे हम लोग गैप निकालते हैं तो ऑब्जर्वेशन माइनस एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, कंबाइंड मीन, जिसको देखो यहाँ पर एक्स सी से मैंने डिनोट किया, एक्स ऑफ सी मतलब कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर याद रहना चाहिए। देखो मीन का क्या होता है, मीन का समेशन एक्स बाई एन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तो एक ग्रुप का मतलब एक डेटा का नहीं निकाल रहे, दोनों का निकाल रहे, तो एन के जगह क्या होना चाहिए, N1 प्लस N2, और ऊपर क्या होता है X1 बार इंटू N1 और X2 बार इंटू N2, इससे हम लोग का कंबाइंड मीन निकल जाता है। तो 60 प्लस 40, N1 N2, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए ग्रुप, तो 60 बॉयज 40 गर्ल्स, तो यहाँ पर हो गया
60 n1 और यहाँ पर हो गया 40 n2। अब x1 बार x2 बार कितना कितना है 45 और 55, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 और यहाँ पर हो जाएगा 55। 60 इंटू 45, तो ये वैल्यू हो गया 2700 और 40 इंटू 55, तो ये हो गया 2200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2700, तो ये हो गया 4900। 4900 डिवाइडेड बाई 100 यानी 49, कंबाइन मीन 49 आ गया। अब हम लोग डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 49 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हो गया 49, यहाँ पर भी हो गया 49, तो ये आ जाएगा -4 और यहाँ पर आ गया 55 माइनस 49, 6 आ गया, ठीक है। हमेशा यहाँ पर ना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब भी ये कंबाइंड एसडी होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा आता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, ठीक है। तो -4 और 6, तो इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर करते हैं। ये हो गया हम लोग का, देखो 2 2 4, 4 इंटू 60 240 प्लस 9 इंटू 40 360, और ये हो गया 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 60 960 और 36 इंटू 40 1440 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 60 और 40 100 हो जाएगा। अब पूरा टोटल कर लेते हैं, 960 360 240, ये जितना भी आया 3000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है 30 रूट ओवर ऑफ 30। अब 30 पे रूट लगा लेते हैं, आंसर आ रहा है हम लोग का 5.477। 5.477 ये आ रहा है, चेक करते हैं। 5.477 एसडी का आंसर, हाँ 477 यानी कि 48, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंबाइंड मीन सीख लिया। इससे हम लोग का क्या कैलकुलेटिव चीज आ सकता है कि कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। और एक कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मीन एंड एसटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरीज ऑफ 2 फैक्ट्रीज, 2 फैक्ट्री के सैलरी का हमें क्या दिया है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया दे रखा है। फैक्ट्री ए का, फैक्ट्री ए में 30 इंप्लॉई है, तो ये N1 हो गया। मीन सैलरी मतलब X1 बार हो जाएगा, एसडी मतलब S1 हो गया, और बी जो है फैक्ट्री बी, इसमें कितने लोग काम करते हैं, 20% काम करते हैं, तो ये हो गया N2। इनका एवरेज सैलरी को हम लोग x2 बार से डिनोट करेंगे, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 12। फाइंड द कंबाइंड मीन सैलरी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरी, बोल रहा है कि कंबाइंड मीन निकाल के दिखाओ। सैलरी मतलब कंबाइंडली बताओ कि फैक्ट्री में एवरेज कितना सैलरी दिया जाता है, ए और बी का नहीं, अलग अलग। और स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वैसे भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो कंबाइंड मीन निकालना ही पड़ेगा। फिर से सेम प्रोसेस से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, यहाँ तो बाकी चीज हमें टेबल फॉर्मेट में दे ही रखा है, तो कंबाइंड मीन हो जाएगा x1 बार इंटू n1, x2 बार इंटू, और लिख दिया मैंने पहले तो n2 ही लिख लेते, x2 बार और n1 प्लस n2। बस अब हम लोग को देख देख के लिखना ही है। x1 बार मतलब 4800 इंटू 4800 इंटू 30, और ये हो गया 30 प्लस 20, और ये 20, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 5000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो गया 50। अच्छा, ये कैलकुलेट करने से 48 इंटू 3, तो ये हो गया 144 30 प्लस ये हो गया 5 इंटू 2 10, मतलब 144 और 100, तो ये हो गया 244। 244 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये इसका मतलब 488 आएगा कंबाइंड मीन। एक बार चेक कर लेते हैं 488 होगा कि नहीं। कंबाइंड मीन 488 होना चाहिए।
सिर्फ 4800 4800 into 30 1,44,000 plus 2,44,000 divided by 50 4880 मेरा तो इतना आ रहा है। अब चेक करते हैं 4880 हो रहा है कि नहीं। 4800 30 into 4,800 50 into 5,000 into 20 30 plus 20 पता नहीं कुछ गलत कैलकुलेशन होगा। मेरा तो यही आ रहा है 4,880 कंबाइंड में। अब चेक करते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग को कंबाइंड एसडी निकालने के लिए बोला है, तो कंबाइंड एसडी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मेट में n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये अगर हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस के साथ साथ तो याद हो जाता है। ठीक है, n1 का मतलब 30 और n2 का मतलब 20। अब s1 s2 कितना कितना है चेक करते हैं। S1 है 10 S2 है 12, तो ये हो गया 10 और ये यहाँ पर हो गया 12। अच्छा एक चीज चेक कर लेते हैं, मैंने 30 20 ठीक ठीक लिखा है। हाँ ठीक ही लिखा है। अच्छा फिर से N1 30 इंटू यहाँ पर x1 बार कितना है 4,800। नहीं हम लोग को D1 निकालना पड़ेगा ना, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 और D1 कैसे निकलेगा। यहाँ पर x बार माइनस ये वाला x कंबाइंड मीन, तो 4,800 और 5,000 ये तो हम लोग को दे रखा था इंडिविजुअल मीन, माइनस करना पड़ेगा कंबाइंड मीन से, तो ये 4,880 चेक करते हैं कितना आएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा नेगेटिव में 80 और ये आ जा रहा है 5,000 माइनस 4,880 120। अच्छा अब 80 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 लिख दिया और 20 प्लस 30, तो 100 इंटू 30 100 इंटू 30 3,000। अच्छा 20 इंटू 144, तो ये हो गया 2,880। अच्छा 80 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1,92,000 प्लस 120 का स्क्वायर इंटू 20 2,88,000 डिवाइडेड बाई 50। अब चेक करते कितना होगा। 2,88,000 प्लस 1,92,000 प्लस 2,880 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई 50, तो जितना भी वैल्यू आया उसका रूट, तो 98.57। चेक करते हैं ये वाला आंसर मैच हुआ कि नहीं। 98.57। हाँ तो इन्होंने गलत कर दिया होगा, यहाँ पर 4,880 ही लगाया। देखो यहाँ पर 4,880 किया है ना, मतलब इसको रेक्टिफाई कर लो। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया 98.58। हम लोग भी अप्रोक्सीमेशन में 98.58 लिख सकते हैं। तो ये पहला दो आंसर निकल गया। इससे हम लोग का कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो गया एक बार कि एसडी का जो कंबाइंड एसडी है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बोला है examine which factory has more consistent structure so far as satisfying its employee are concerned। बोल रहा है कि हम लोग को ये बताना है कि कौन सा फैक्ट्री जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, किसका स्ट्रक्चर ज्यादा कंसिस्टेंट है फ्यूचर के लिए, सो फार एज सेटिस्फाइंग इट्स एम्प्लॉइज, ताकि इनके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो। और जो मतलब सैलरी के मैटर में, ठीक है, एक्चुअली सैलरी के मैटर में हमें देखना है कि कौन सा फैक्ट्री ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हमें ना
सीवी निकालना चाहिए। सीवी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इससे पता चलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब भी हमें कुछ कंसिस्टेंसी पूछेगा ना तो हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए सीवी। और सीवी कैसे कैलकुलेट होगा, एसडी बाय मीन इंटू 100 करके। ठीक है, तो फैक्ट्री ए का अगर हम लोग सीवी देखें तो एसडी, फैक्ट्री ए का एसडी कितना है 10। ठीक है, और उसका मीन कितना है, उसका मीन है ये वाला 4800। ठीक है, और इनटू 100 ये करने से आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा 48 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4800। तो ये आ रहा है 0.208। चेक करते हैं एक बार। 0.208 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट अगर लेना चाहते हैं तो 0.21%। ये है इनका कंसिस्टेंसी। और फैक्ट्री बी का निकालेंगे तो अगेन एस डी बाई मीन इंटू 100, और जो डेटा है उसे पुट कर देना है। तो एस डी कितना है 12, मीन इंटू 100, तो मीन है 5000। ठीक है, मीन है 5000। तो यहाँ पर 20 हट गया, 12 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 0.24%। ठीक है, 0.24% ये हम लोग का क्या हो गया, मतलब इसका फैक्ट्री बी का सीबी निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, देखो कैसे पता चलता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द टू फैक्टरीज। हमेशा कभी भी अगर कंसिस्टेंसी पूछा जाए तो वो सीवी से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीवी दोनों का इस तरह से निकालना है। अब देखो, वी वुड से फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री ए मोर कंसिस्टेंट क्योंकि उसका सीवी जो है उसका फैक्ट्री बी से सीवी कम है। ठीक है, तो ये देखो, अदरवाइज फैक्ट्री बी वुड बी मोर कंसिस्टेंट। अच्छा, अगर ए कंसिस्टेंट तब होगा, ये पहले इन्होंने कैलकुलेट करने के पहले लिखा है। देखो कंसिस्टेंट कौन ज्यादा है कैसे पता चलेगा, जिसमें स्कैटरनेस कम होगा वही ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पर फैक्ट्री ए जो है वो मोर कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 21% है, मतलब 0.21%, 21 नहीं 0.21% है, जबकि इसका 0.24% है, मतलब ये 0.24% से ज्यादा वेरी करता है, और ये 0.21, तो ये कम वेरी करेगा, इसीलिए ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बताने का क्या रूल्स है, कंसिस्टेंसी हम लोग ऐसे बता सकते हैं, जिसका सीवी जितना कम वो ज्यादा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सीवी ऑफ A, factory A is less than CV of factory B, that is factory A is more consistent. वहां तो तुम लोग को ज्यादा लिखना नहीं है, बस पता होना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है टिक करना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है, जिसमें वेरिएशन जितना कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका जितना कम होगा वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है, देखो मिक्स्ड अप क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर बोला है ए स्टूडेंट कंप्यूट द एम एंड एसडी फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 50 एंड 5। तो पहले ये हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट ने एरिथमेटिक मीन और एसडी कैलकुलेट किया है 100 ऑब्जर्वेशन का, और जिसका आंसर इनका 50 और 5 आए। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर मीन का लिखते हैं और एसडी लिखते हैं और ऑब्जर्वेशंस मतलब एन का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो मीन आया है इनका 50 और एसडी आया है 5 और ऑब्जर्वेशंस था 100। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Later on, she discovers that she has made a mistake in taking one observation as 60 instead of 50। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 50 जो है वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने उसके जगह 60 ले लिया है। जब उन्होंने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करके इनका जो आंसर आया, ये 100 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन हम लोग का था इंस्टेड ऑफ 60 ले लिया है जो कि 50 था। ठीक है, उन्होंने 60 के हिसाब से काउंट कर दिया है जबकि वो 50 था। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द करेक्ट मीन एंड एसडी इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। दो चीज है, देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा, दो अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पर बोला है हम लोग को करेक्ट करके देना है, लेकिन उस पे भी हम लोग को 2 पॉइंट बोल रखा है। एक मिनट,
उस पे भी हम लोग को 2 पॉइंट बोल रखा है। अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ही हम लोग हटा देते हैं तो क्या आंसर होगा, और अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हम लोग सही वाले ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, करेक्ट मीन एंड एसडी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करेक्ट मीन निकालेंगे, ठीक है। तो करेक्ट मीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैसे होगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग को पता है मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, ठीक है। अब हम लोग का जो रॉन्ग मीन है वो 50 कैलकुलेट हुआ था, ठीक है, रॉन्ग हम लोग का 50 कैलकुलेट हुआ था, और वो कितने ऑब्जर्वेशन थे, 100 ऑब्जर्वेशन थे, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो हम लोग का सिग्मा एक्स या समेशन एक्स कितना आया, ये इनटू करने से ये हो गया 5000, ठीक है। ये क्या है, ये रॉन्ग समेशन एक्स है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रॉन्ग मीन से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी रॉन्ग ही आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने ये 5000 ऐड किया होगा और डिवाइडेड बाय 100 किया होगा, वो 5000 होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने 50 लेना चाहिए था, हम लोगों ने 60 लेके ये कैलकुलेशन किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं करेक्ट समेशन एक्स। ये कैसे होगा, 5000 से हम लोग डिस्कट कर देते हैं जो रॉन्ग वाला आइटम है यानी 60 को, बट यहाँ पर बोला है कि सही वाला रिप्लेस मत, लेफ्ट आउट मतलब जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसी को हटा दो, ठीक है। तो हटा दिया मैंने 5000 से, जो 60 है उसे हटा दिया। टोटल जो 100 ऑब्जर्वेशन हुए थे उसका टोटल 5000 आया था, लेकिन वो 60 लेके आया था, तो मैंने 60 को ही एक्सक्लूड कर दिया, तो ये 490 हो गया। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन एक्स बार हो जाएगा 4940 डिवाइडेड बाय 99 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन था, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन हम लोग एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो 99 ऑब्जर्वेशन होगा। तो आंसर आ जाएगा 49.89 करेक्ट मीन का, अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन जो गलत है उसको एक्सक्लूडेड ही कर देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं आंसर कितना आया। यहाँ पर आंसर आया 49.90। ये क्या है, 4940, चेक करते हैं। 4940 49.89 है, इन्होंने 49.90 ले रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर इसी क्वेश्चन का क्या कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट एसडी, ठीक है, करेक्ट एसडी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं उस रॉन्ग डेटा को, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, एसडी का फॉर्मूला नॉर्मली ऐसे होता है, समेशन एक्स बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये होता है हम लोग का एसडी का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, रॉन्ग डेटा को पुट करके पहले हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, इन्होंने पहले एसडी का कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो रॉन्ग एसडी कितना है, रॉन्ग एसडी है 5, तो मैंने 5 पुट कर दिया। समेशन एक्स स्क्वायर, ये 5 कैसे आया था, 100 ऑब्जर्वेशन को लेके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समेशन एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 100 ऑब्जर्वेशन से निकला हुआ गलत समेशन एक्स, दैट इज 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन यानी 100 और इसका स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 5, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर और इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट जो है वो हट जाएगा, -2500। अब ये यहाँ पर टोटल हो जाएगा 25 प्लस 2500 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 2525 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 100, तो समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 252500, ये क्या आ गया, ये रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को करेक्ट एसडी कैलकुलेट करना है, कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते करेक्ट एसडी, एसडी का फिर से फॉर्मूला जो है वही लिखेंगे, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अब हम लोग करेक्ट एसडी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो 99 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो रॉन्ग डेटा है वो हम लोग एक्सक्लूड करना चाहते हैं, और हम लोग का करेक्ट समेशन एक्स कितना आया हुआ था, करेक्ट समेशन एक्स कितना आया हुआ था 4940, ठीक है, 4940, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4940। सिमिलरली हमें करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो रॉन्ग है, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट होगा 252500, इसमें जो रॉन्ग है वो हट जाएगा। अब रॉन्ग क्या है 60, तो यहाँ पर तो 60
ओनली 60 के हिसाब से इंक्लूडेड नहीं है, 60 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये है x के वैल्यू का स्क्वायर करके उसका टोटल। तो x का एक वैल्यू जो गलत है 60, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3600, ठीक है। तो 252500 माइनस 3600, तो ये हो गया 248900, ये हो गया करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर 248900 डिवाइडेड बाय 99, 2514 माइनस ये वाला जो है 4940 डिवाइडेड बाय 99, इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन एक बार याद किया हुआ है 49.89, मतलब हम लोग 50 भी मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 49.89 का होल स्क्वायर, ठीक है, 49.89 का स्क्वायर। तो ये हो गया -2514, ये जो भी आया ये पॉजिटिव होगा और इसमें हम लोगों ने रूट लगा दिया, तो 4.99 मतलब 5, ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि 5 हो रहा है। अब देखते हैं पहले आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, एसडी का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, एसडी ये रहा 4.91, ठीक है, 4.91 आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लिया है ना, इन्होंने शायद पॉइंट थोड़ा चेंज करके लिया है, इसलिए 4.91 की जगह मेरा 4.99 आया है, हो गया। ये पहले वाले कंसेप्ट से जहां पर हम लोग गलत ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड कर रहे थे, इस वजह से हमारा ऑब्जर्वेशन का नंबर जो है वो 99 हो रहा था, लेकिन बोल रहा है अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हम लोग सही ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस करते हैं, इन दैट केस क्या आंसर होगा। तो वहां पर हम लोग का करेक्ट, पहले हम लोग का क्या निकलेगा, करेक्ट हमें समेशन एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, करेक्ट समेशन एक्स हो जाएगा, गलत वाला है 5000, 5000 में से हम लोग 60 को एक्सक्लूड करेंगे और 50 को इंक्लूड कर देंगे जो सही है, तो यहां से 10 लेस हो जाएगा, तो 5000 माइनस 10, तो 5000 माइनस 10 कर लो, तो ये आ गया हम लोग का 4990, ठीक है। तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, यहां पर निकालते करेक्ट एक्स बार, तो 4990 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रहा 100, तो 49.9 होगा। चेक करते हैं ऐसे करने पे हम लोग का 49.9 आ रहा है कि नहीं, 49.9। अब करेक्ट एसडी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें करेक्शन करना पड़ेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का, जो हम लोग का कैलकुलेट होके आया था कुछ इतना 252500, तो यहाँ पर लिखते हैं 252500 माइनस 60 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो गलत वाला एक्सक्लूड और सही वाला इंक्लूड, 252500 माइनस 3600 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2500, तो ये आंसर आ जाएगा 251400, हो गया। अब हम लोग करेक्ट एसडी निकाल लेते हैं, तो करेक्ट एसडी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला 251400 डिवाइडेड बाय n 100, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने एक्सक्लूड एज वेल एज इंक्लूड दोनों ही किया है, तो 100 ही रहेगा, प्लस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड समेशन एक्स बाई एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स बाई एन, यही वाला समेशन एक्स बाई एन है, तो 49.9 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस होगा 49.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही बात है ना, ये और डिवाइडेड बाय ये, इसका होल स्क्वायर कर लो, बात एक ही होगा। 2514 माइनस 00 कैंसिल आउट कर दिया, 49.9 का 49.9 इंटू इक्वल टू माइनस 2514, जितना भी आया इसका लगाएंगे रूट, तो 4.89, ठीक है। इसको हम ओवरऑल लिख देते, पूरा तो कैलकुलेटर में ही बन गया, तो इसी तरह से ही करना है, कैलकुलेटर पे करोगे तभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 4.89 मतलब वही 4.90, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 49.9 लिया है ना इन्होंने यहाँ पर, हाँ उतना ही लिया है, तो वो अप्रोक्सीमेशन तुम लोग भी करके देख सकते हो, वैसे ही आ जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं 49.9 इसका होल स्क्वायर, अच्छा इसमें शायद उन्होंने कम बेसी डेटा लिया होगा, और ये हो गया 251400, तो मेरा आंसर आ रहा है 248 ये कुछ अलग ही आ गया, 49.9 इंटू
49.9, तो ये तो हो गया स्क्वायर, माइनस 2514, अच्छा 2514, दो जीरो कैंसिल, 23.99, ठीक है 23.99, इनका 4 आया है, पता नहीं कैसे, जो भी हो। तो यहाँ पर ये इनवैलिड इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं रखा, इसीलिए 24.99 नेगेटिव रखा था, इसीलिए इनवैलिड दिखा रहा था, 4.99 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम लोग को ऑप्शंस मिल जाएगा। वो शायद अप्रोक्सीमेशन जो हो रहा है इसमें कुछ राउंड ऑफ किया होगा, इसी वजह से 4.89 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो अभी 99 आया, पता नहीं कुछ थोड़ा सा गलत हो रहा होगा, चेक करो एक बार। 2514 माइनस 49.9 इंटू इक्वल टू 2490.01 माइनस 2514 23.99। अगर कोई 24 ले लेगा तो फिर उसका आंसर अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर 4.89 ही आ रहा है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अब देखो, एसडी हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वार्टाइल तो हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा हुआ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, इसका और एक नाम भी होता है, क्वार्टाइल डेविएशन को बोला जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। अब देखो, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जर्वेशंस को, मतलब कोई भी एक गिवन सीरीज है उसको अगर हम लोग इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टाइल हो गया। ये हम लोग का क्वार्टाइल 1, ये क्वार्टाइल 2, ये क्वार्टाइल 3, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेविएशन पढ़ेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो नाम से पता चलेगा ऐसा फॉर्मूला क्यों हुआ। डेविएशन का मतलब तो पता है कि गैप ढूंढना है हम लोग को, ठीक है, और क्वार्टाइल में डेविएशन ढूंढना है। अब Q3 माइनस Q1 किया गया है, और नाम देखो और एक भी है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब रेंज में हम लोग क्या करते हैं, रेंज में हम लोग मैक्स माइनस मीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या हुआ, हमारा माइनस हुआ है, तो ये माइनस ही है, ठीक है। ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q3, Q4 तो कुछ होता नहीं, क्यों नहीं होता वो भी मैंने बताया था तुम लोगों को। पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, पहला क्वार्टाइल 1 इंटू Q1, ठीक है, तो 1/4। दूसरा क्वार्टाइल ऐसे होता है, ठीक है, तो ये ही मीडियन कहलाता है। तीसरा क्वार्टाइल ऐसा होता है, ठीक है, और फोर्थ क्वार्टाइल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पूरा, ये 4 4 कैंसिल, तो फोर्थ क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर Q4 लिखेंगे तो ये पूरा इधर का लाइन ही ना आ गया, तो इसमें डिवाइडेशन तो कुछ हुआ नहीं, Q4 का मतलब पूरा का पूरा सीरीज ही बन गया, इसीलिए फोर्थ क्वार्टाइल तो कुछ होता नहीं है। तो मीन और मैक्स में देखो, मिनिमम Q1 और मैक्सिमम Q3, तो दोनों का डिफरेंस जो कि रेंज कहलाता है। और सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, ठीक है, हाफ ईयरली, तो ये देखो हाफ कर दिया गया, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर अगर Q1 निकालेंगे कैसे, अगर भूल गए हो तो हम एक बार बता देते हैं। Q1 का मतलब हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म, अगर हम लोग का जो है सिंपल सीरीज है उसमें होगा, बाकी मेरा बताया हुआ है, ये अगर अभी नहीं भी बताएंगे तो तुम लोग को याद होना चाहिए। ये थर्ड क्वार्टाइल का, ठीक है, ये थर्ड क्वार्टाइल का हो गया। अच्छा अब इसके साथ और एक चीज भी बता देते, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, उसी तरह से सीबी होता है एसडी का, उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये कैसे होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। देखो पूरे रेंज के तरह ही है, रेंज में क्या होता है, जैसे मैक्स माइनस मीन, मीन माइनस मैक्स, ये देखो हम दिखा देते हैं, यहाँ पर अगर किया हुआ है तो हम दिखा देते हैं, रेंज के तरह ही होगा, इसीलिए इसका नाम भी है सेमी क्वार्टाइल रेंज। ये देखो रेंज में हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब देखो पहले ये मीन माइनस मैक्स, ये रहा लॉन्ग, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट, ठीक है, यही वाला यहाँ पर भी हो रहा है, माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू 100। ये हो गया हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन। ये देखो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखो रेंज हो गया, अब हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हो गया था पहले दिन ही, ठीक है।
फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा और उससे रिलेटेड वेरिएशन पढ़ा, मीन डेविएशन पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ा। अभी हम लोग लास्ट वाला पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी देख लिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखवाते हैं, ये सबसे बेटर जो है कौन किस तरह के ऑब्जर्वेशन पे काम करता है, तो ये लिख देते हैं ये वाला पॉइंट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड का मतलब जिसका शुरुआत नहीं बताया जाता है, जैसे मान लो बोल दिया लेस देन 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके मान लो 40 एंड अबव, तो इसको बोला जाता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन द बेस्ट मेजर्स और द बेस्ट मेजर्स is quartile deviation, quartile deviation। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन अगर हमारा हो तो बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कहलाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। इससे सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ तो। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, 10 स्टूडेंट्स है और ये ऑब्जर्वेशन है, फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन एंड आल्सो इट्स कोफिशिएंट। तो क्वार्टाइल डिवीजन हमें सारा निकालने के लिए बोला है, तो Q1 कैसे निकलेगा, n1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में, तो हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर असेंडिंग ही कर सकते हैं, तो शॉर्टर टू ग्रेटर कर दिया। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी किया था। तो यहाँ पर आया 2.7। तब हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 जो हमारा यहाँ पर पॉइंट में रहेगा, प्लस थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसे करना पड़ता है, थर्ड माइनस सेकेंड, इस तरह से मैंने लिख के दिखाया था। तो ये हो गया 42 0.75। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो थर्ड मतलब ये 48 माइनस 42, देखो यहाँ पर भी वही किया है, तो 46.50 ऐसा हम लोगों ने किया है। परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल, वहां पर ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। हाँ, अभी जो कोफिशिएंट वाला पॉइंट है वो नया सीख रहे हैं। थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल लिया। क्यों थर्ड और वन ही निकाला, बिकॉज अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो हम लोग को थर्ड क्वार्टाइल का ही जरूरत होगा, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल का, सॉरी फर्स्ट क्वार्टाइल का जरूरत होगा। अब थर्ड क्वार्टाइल निकाल लिया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ टफ है, ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 20, व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 19, एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है। क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पर बोला है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, QD ऑफ x, ठीक है, QD ऑफ x हम लोग को बता रखा है 6 और 3x प्लस 6y जो इक्वेशन है वो है 20। फिर बोल रहा है व्हाट इज द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y, QD ऑफ y क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पर मैंने बताया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल जो कि सारे डिस्पर्सन्स पे एप्लीकेबल होगा, वो क्या बताया था, ओरिजिन चेंज कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, मतलब प्लस माइनस कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, इंपैक्ट क्या डालेगा हम लोगों का मतलब जो स्केल चेंज है वो। इसीलिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू जो है यहाँ पर एस टी ऑफ वाई इक्वल टू जैसे y, सेम चीज हम लोग क्यू डी ऑफ वाई लिखेंगे, तो क्यू डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स, हर जगह पे ऐसा ही एप्लीकेबल होगा हर एक डिस्पर्सन पे। अच्छा, अब हम लोग को क्यू डी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, क्यू डी ऑफ एक्स हमें पता है, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बी। अब बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है ये एक्स, एक मिनट, ये जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन का होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट में हम लोग इसे अरेंज करेंगे, तो 6y इक्वल टू यहाँ पर 20 माइनस 3x, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब हम लोग को क्या ढूंढना है, यहाँ से b ढूंढना पड़ेगा, तो ये देखो
20/6 माइनस 3/6 और यहाँ पर x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे फॉर्मेट में हमें लगाना है, a प्लस बी एक्स, तो ये क्या हो गया a, ठीक है, ये क्या हो गया a का मतलब प्लस 20/6 और बी एक्स, तो इक्वेशन कैसे होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर खुद से समझना पड़ेगा कि b का वैल्यू हम लोग का -3/6 हो रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे, इस तरह से नहीं अरेंज करोगे तो माइनस इस पे एप्लीकेबल होने वाला है। तो अब यहाँ हो गया b का वैल्यू -3/x। अब इसको पुट करते हैं तो मॉड के बाहर जब आता है तो माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं आता, इसीलिए मैंने लिखवाया भी था साइन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, साइन इग्नोर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस फॉर्मेट। तो ये 6 और 6 कैंसिल आउट, ये 3 हो गया। देखते हैं क्वार्टाइल ऑफ y, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही हम लोग के एमसीक्यू में ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये देखो, ये जो है ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, हम लोग को बोला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लगाओ, तो हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन लगाना चाहिए, ये एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। ये देखो, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, इसलिए एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम लोग का क्या होना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका अगर डिस्पर्सन कैलकुलेट करना है, अगर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमेशा करना, अगर चाहो तो इसको एक बार करके देख सकते हो। तो यहाँ से हम चाहे तो दिखा सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया है। वेजेस देखो यहाँ पर बताया है अप टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। तो इसके लिए हमें क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है ना वो याद रखना पड़ेगा, जो L1 वाला था, ठीक है। L1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई, ठीक है। L1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होता है L1 प्लस, ये इन्होंने तो रेंज करके किया है Q1 Q3। हम लोग जो है क्वार्टाइल अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे करते हैं, ये होता है n/2, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं n/2 करके। यहाँ पर इन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला लगाया है, तो ऐसे भी करोगे तो आंसर आएगा, अगर ये वाले फॉर्मेट में करते हो तो भी आंसर आएगा। बाकी हम लोग देख लेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक बार करके, क्योंकि कितना सारा क्वेश्चन करे, वैसे भी ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन कभी अगर आ जाए तो ये भी बड़ा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस बता दिया है, ये है 5 ऑब्जर्वेशन मतलब n, इसका ये क्या है मीन है और इसका ये क्या है वेरिएंस है। इफ दे 3 ऑब्जर्वेशंस आर 2, 3, 6, व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम एक बार करवा देते हैं। देखो, ये थोड़ा सा अलग है, बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 21, यहाँ पर बोला है मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन है 4.8 और वेरिएंस है 6.16, ये वेरिएंस है, एसडी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 और कुछ ऑब्जर्वेशन हमें बता दिया है 236, तो पूछ रहा है बाकी 2 ऑब्जर्वेशन कितना कितना होगा। अच्छा, अब मीन कैसे निकलता है, मीन ऐसे निकलता है समेशन ऑफ x बाई n करके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का मीन बता दिया है 4.8, एक बार चेक कर लेते हैं, 4.8, ठीक है। अब समेशन x हमें निकालना पड़ेगा, n हमें पता है 5 ऑब्जर्वेशन है, तो समेशन x हो जाएगा 4.8 इंटू 5, 24, ठीक है। अब इसमें ये देखो, समेशन x इक्वल टू 24 और समेशन x में 2 आया होगा, 3 आया होगा, 6 आया होगा, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस का टोटल ही तो 24 होगा, बाकी हमें नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं वो a और b है। तो ये हो गया 24, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा a प्लस b, और ये हो गया 3 + 2 5 + 6 11 इक्वल टू 24, तो a प्लस b इक्वल टू 24 माइनस 11, तो 13। ये एक इक्वेशन बन रहा है, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 13, ये हम लोग के पास एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, फिर जो वेरिएंस दिया है उससे हम लोग कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एसडी का
स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस का मतलब एसडी का स्क्वायर होता है। अब एसडी मतलब क्या होता है? एसडी मतलब होता है रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये एसडी होता है, बट ये एसडी का स्क्वायर है। चलो ठीक है, एसडी का स्क्वायर है। वेरिएंस कितना बताया? 6.16, ठीक है, 6.16। और ये रूट पे अगर स्क्वायर लग जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो नेक्स्ट में हम रूट हटा देते हैं। एन 5 है, हम लोग को पता है एन 5 है दोनों जगह पे, ठीक है। समेशन एक्स हम लोग का कितना आया है? 24, यहां से 24 लिख लेंगे। अच्छा, ये स्क्वायर तो रहेगा। समेशन एक्स का स्क्वायर ये हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी कैलकुलेशन आगे करते हैं। 6.16 इक्वल टू समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया 24/5 इंटू इक्वल टू 23.04। अब ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 6.16, तो ये हो गया 29.2 इक्वल टू समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 146, तो समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब 146, ठीक है। अब समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होता है? एक्स में जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का टोटल, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। और बाकी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 146। अब कैसे कैलकुलेट होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 146 -4 -9 -36, ये सब इधर आ गया। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, -4 -9 -36, तो ये हो गया 97। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 97। अब फिर से जैसे इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों ने किया था, यहाँ पर हम लोग याद करेंगे अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 97, ठीक है। अब a प्लस बी मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज हमारे पास a प्लस बी का जो है डेटा मतलब वैल्यू अवेलेबल है, तो 2ab इक्वल टू 97। अच्छा, अब 13 का स्क्वायर 169, तो -2ab इक्वल टू 97 माइनस 169 -72 हो गया। तो ए बी इक्वल टू 72/2 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आंसर आ रहा है 36, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए बी इक्वल टू 36 आ गया। अब सिंपल सोल्यूशन कर देंगे। ए प्लस बी 13 है, ये देखो, ए प्लस बी 13 है और ए बी इक्वल टू 36, ये दो चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल टू 36/b या फिर b इक्वल टू 36/a। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके a या b दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो a का वैल्यू है 36/b, पुट कर देते हैं, ये हो गया 13। अब इसको सॉल्व करो, 36 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। अब कैलकुलेट करने से 36 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13b, तो बी स्क्वायर माइनस 13b प्लस 36 इक्वल टू 0। तो 4 और 9 36 होता है, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 9b माइनस 4b प्लस 36। ये थोड़ा सा सोल्यूशन देखो, ये सोल्यूशन तुम लोग को नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा ए बी का ना। तो जब ये दो इक्वेशन बन जाएगा, वो सारे ऑप्शन से पुट करके देखना कि कहां पर 13, कौन से दो डेटा से 13 और कौन से दो डेटा को मल्टीप्लाई करने से 36 होगा। क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व कर ले तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी हो रहा है। बाकी अगर हम लोग का ऑप्शन रहेगा तो इतना बड़ा नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, 4 कॉमन ले लिया, 9, तो b माइनस 9 और b माइनस 4, तो b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 4। अब इसके थ्रू से हम लोग a निकाल सकते हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा 36/9 करेंगे तो 4, और 36/4 करेंगे तो 9, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर 4994, ठीक है। मतलब a जब 9 होगा b 4, b जब 4 होगा a 9, इस तरह से। ये देखो, a 9 और 4 और b भी उसी तरह से 9 और 4 और 9 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये हमारे जो है एमसीक्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका जरूरत ही नहीं है हम लोग का करने का।
यहाँ पर ये क्या बोला, ये शायद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोला। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन तुम लोग को करके जो इसके पहले क्लास हुआ था वहां पर हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा था। ये देखो कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे कैलकुलेट करके फिर हम लोग चाहे तो सीवी निकाल सकते हैं। सीवी का क्या है, एसडी निकालने आना चाहिए। एसडी निकलेगा तो सीवी बाय मीन इंटू 100 करेंगे तो हम लोग का मतलब सीवी निकल जाएगा एसडी कैलकुलेट होने से। बस यहाँ और हमें क्वेश्चन करके देखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग का अगर देखो तो ये वाला पॉइंट जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब जो एमसीक्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे देखो पहला यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला एमसीक्यू में देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो हमें पूछा गया है। तो देखो क्या बोल रहा है, two distribution may have identical measures of central tendency and dispersion। बोल रहा है कि दो डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन हो सकता है। फिर बोल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। फिर बोल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और डी में बोला है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखो जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था तब मैंने दिखाया था, एक मैंने एग्जांपल दिखाया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक जैसा हो सकता है, उसी से मैंने डिस्पर्सन स्टार्ट भी किया था। ये वाला पीडीएफ में देखेंगे, देखो अगर यहाँ मिल जाता है तो। हाँ ये मीन डेविएशन है, अच्छा मुझे लगा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखो यहाँ पर देखो मीन आया था 35, यहाँ पर भी 35, मीडियन 32। तो इससे ये तो कंफर्म है कि दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक है। बट डिस्पर्सन होता है कि नहीं उसका हम लोगों ने कोई एग्जांपल नहीं दिया था, लेकिन डिस्पर्सन भी इक्वल हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दो अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमारा हमेशा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मैंने प्रूव करके दिखाया एक जैसा हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, तो डिफरेंट भी हो सकता है। आइडेंटिकल तो होगा कि नहीं होगा वही एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है, लेकिन डिफरेंट तो होता ही है। दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, सॉरी दो अलग अलग सीरीज ऑफ डेटा का जो मीन मीडियन मोड, ये अलग अलग तो हो ही सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। सिमिलरली हमारा जो डिस्पर्सन है उसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, इसीलिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन उनका आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन और सेंट्रल टेंडेंसी दोनों एक जैसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे देखो इस डेटा का मीन मीडियन मोड आइडेंटिकल है, हो सकता था मीन मीडियन मोड अलग अलग हो, ऐसे ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। और इससे निकाला गया डिस्पर्सन, चाहे वो क्वार्टाइल डिवीजन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। तो वो एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसीलिए कोई भी ऑप्शन जो है वो सारे पॉइंट हमारे सही बोले गए, इसीलिए सारे ऑप्शन हमारे सही है। तो टू डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो सकता है बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो सकता है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, इसका मतलब सेट ए का 1 का डी हो जाएगा, तो इसको ना हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेट ए 1 का आंसर हम लोग का डी हो गया। अच्छा फिर पूछा है देखो डिस्पर्सन का मतलब क्या है। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्कैटरनेस या फिर जो गैप है, पढ़ते हैं देखो क्या बोला है, स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो होगा ही होगा क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इसी डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया था। फिर क्या बोला है, द कंसेंट्रेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं डेटा जो है मिडिल के तरफ क्लस्टर्ड है या कंसेंट्रेटेड है वो तो हमें डिस्पर्सन ही बताता है, वो तो हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, नाइदर ए एंड बी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा ए सही आंसर है। तो डिस्पर्सन मेजर्स करता है स्कैटरनेस ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर ए होना चाहिए, ठीक है, 2 का आंसर ए हो जाएगा। फिर 3 का देखो, 3 का क्या बोला है, when it comes to comparing two or more
डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर हम लोग दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करते हैं, वी कंसिडर एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। देखो जब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो हमें यूनिट फ्री मेजरमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर। इसी वजह से तो रिलेटिव मेजर का कंसेप्ट आया था, हम दिखाते हैं, मैंने लिखवाया है ये वाला पॉइंट। देखो हम लोगों को कंपैरिजन अगर करना है, ये देखो डिस्पर्सन हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने ये देखा कि स्कैटरनेस को मेजर करना ही डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन दो तरह से होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ठीक है। अब रिलेटिव मेजर्स का क्यों जरूरत हुआ, यहाँ पर देखो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का इसीलिए जरूरत हुआ ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए। कंपेरेबल नहीं हो रहा था ना, एक्स एंड वाई हुज डिस्पर्सन इज हाई, नॉट कंपेरेबल एज डिफरेंट यूनिट्स हमारा अलग अलग आ रहा था। तो यूनिट फ्री मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को रिलेटिव मेजर का यूज करना चाहिए। तो इसमें आंसर हम लोग का 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ नंबर देखो, विच वन इज इजियर टू कंप्यूट, सबसे आसान कौन सा है कैलकुलेट करना, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, रेंज या फिर बोथ ए एंड बी, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करना सबसे आसान क्या है, रेंज है। जब हम लोग रेंज का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा, देखो एब्सोल्यूट मेजर रिलेटिव मेजर में फर्क क्या है, एब्सोल्यूट मेजर निकालने के बाद ही तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मेजर में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये और इसमें फर्क क्या है, तो ये तो दोनों कंप्यूट करना इजी है, ये हम लोग नहीं बोलेंगे। सबसे आसान है कैलकुलेट करना रेंज, तो ये हो जाएगा 4 का डी, 4 नंबर का डी। ये हम लोग का रेंज का एक फीचर्स भी था कि ये कैलकुलेट करना आसान है। फिर बोल रहा है विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ऑल दिस मेजर्स। तो एब्सोल्यूट मेजर, रेंज भी एब्सोल्यूट मेजर है, मीन डेविएशन भी एब्सोल्यूट मेजर है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो एब्सोल्यूट डिस्पर्सन एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, तो 5 का डी हो जाएगा। अगर हम लोग का एब्सोल्यूट के जगह रिलेटिव होता तो हमें कोफिशिएंट लैंग्वेज लिखा हुआ रहता, ठीक है। तो 5 का डी हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 5 का डी। नेक्स्ट देखो 6th नंबर, तो जो भी मैंने थ्योरी लिखवाया है ना, काफी है हमारे आंसर के लिए। अगर वो पढ़ के जाते हैं हम लोग, समझ के जाते हैं, तो बहुत सारा चीजों का आंसर दे पाएंगे। फिर बोल रहा है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल, कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस्ड, आइडियल और यूजफुल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन माना गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर। रेंज इसका ड्रॉबैक था, क्या था, ये दो डेटा को लेके ही काम करता था, इसीलिए तो इसको मॉडिफाई करके मीन डेविएशन आया। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ही देख लो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही देख लो, ठीक है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे ज्यादा काम करता है, ये भी सारे डेटा को लेके काम नहीं करता, इसलिए बेस्ट और आइडियल, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आइडियल है मीन, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आइडियल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 6 नंबर का ए हो जाएगा। 7th, which measures of dispersion is not affected by the presence of extreme observations, extreme मतलब दोनों साइड के जो extreme observations है उससे impactful नहीं होता है, ऐसा कौन सा observation है ये हमें पूछ रहा है। तो obviously quartile deviation, क्यों, क्योंकि quartile deviation जो है वो हम लोग का सिर्फ कैसे डेटा को लेता है, Q3 माइनस Q1 को लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग क्वार्टाइल डेटा जब निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ क्वार्टाइल पॉइंट पे जो डेटा आता है उसे लेके कंसर्न होते हैं, बाकी डेटा को लेके कंसर्न नहीं होते, ठीक है। तो एक्सट्रीम मतलब एक्चुअली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के प्रेजेंस से इंपैक्टफुल नहीं होगा। जैसे मान लो 2, 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 और ये 4 लिख दिया। अब इसका अगर हमें क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन तो निकल जाएगा, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो डेविएशन निकल जाएगा। अगर क्वार्टाइल निकालेंगे तो पहले इसे अरेंज करना पड़ता है, अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था। फिर उससे हम लोग अगर Q3 निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर 3 इंटू n+1 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, n मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 6/4। तो यहाँ पर थर्ड आइटम हम लोग का आंसर होना चाहिए, मतलब 5, ठीक है। यहाँ पर Q3 का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब आगे पीछे अगर हम लोग कुछ डेटा लगा देते, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया सपोज 100
ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया, तो ये अरेंज करने में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। तो ये बोला जा रहा है ये ज्यादा कुछ इससे इम्पैक्टफुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 था, यहाँ 7 हो जाएगा। तो 3 इंटू 7 प्लस 1 8/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 8 आंसर आ जाएगा। मतलब ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस जो है उसके प्रेजेंस से ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा, जो हमारा बाकी ऑब्जर्वेशन इंपैक्टफुल हो जाएगा। जैसे यहाँ रेंज का आंसर अलग होगा, यहाँ रेंज का आंसर जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 माइनस 1 हो जाएगा 99, और यहाँ पर जो पहले गिवन डेटा था उसके हिसाब से 2 माइनस यहाँ पर 4 यानी 2 हो जाएगा। तो काफी डिफरेंस हो जाता है आंसर का, बट हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के प्रेजेंस से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, इफेक्टेड होता है बट ज्यादा नहीं, आंसर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, जो भी मैंने दिखाया अभी। तो 7 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। अच्छा, 8th नंबर का देखो, which measures of dispersion is based on the absolute deviation only। तो एब्सोल्यूट कहां पर आता है, ये लैंग्वेज हमारे मीन डेविएशन में आता है, तो ऑप्शन बी होगा। हम दिखा देते हैं, देखो मीन डेविएशन अगर देखेंगे, ये देखो, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरे चीज को मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। तो एब्सोल्यूट जो बात है ये हम लोगों का मीन डेविएशन में आएगा। तो 8th का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 8th का आंसर हम लोग का बी हो गया। 9, which measures is based on only the central 50% of the observation। तो 50% मतलब क्या, मिडिल वैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चलता है, मीन डेविएशन भी सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चलता है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमारा 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है कि हम लोग Q2 जब निकालेंगे तो वो हमारा 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो जाएगा। तो 9th का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि Q2 में क्या होता है, 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये करने से मीडियन निकल के आ जाएगा। इसीलिए 50% ऑब्जर्वेशन में बेस्ड जो हम लोग का डिस्पर्सन है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी हो गया। 10 11 12। अच्छा, 10th नंबर देखो, विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है, ऐसा कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। तो मीन डेविएशन सारे ऑब्जर्वेशंस को लेता है, स्टैंडर्ड भी सारे को लेता है, लेकिन क्वार्टाइल सारे ऑब्जर्वेशन को नहीं लेता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। तो 10th का ऑप्शन डी हो जाएगा। 11, द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। आज ही हम लोगों ने किया, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए एप्रोप्रिएट कौन सा है, बाकी सबसे भी हो जाएगा बट एप्रोप्रिएट क्वार्टाइल डेविएशन है, क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई इंपैक्ट इस पे नहीं आता है। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, 11 का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। 12, the most commonly used measures of dispersion, सबसे commonly used स्टैंडर्ड डेविएशन, आइडियल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 12th का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। 12th का आंसर बी हो जाएगा। फिर 13, which measures of dispersion has some desirable mathematical property, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, डिजायरेबल मीन डेविएशन में नहीं होता है, मॉड्यूलस आ जाता है ना, तो वो डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं देता है, क्योंकि माइनस का ये आउट में आने से प्लस रह जाता है। ठीक है, तो अगर बी नहीं होगा तो फिर डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑल दिस मेजर्स लिखा हुआ है। क्वार्टाइल डेविएशन एक पोजिशनल वैल्यू कैलकुलेट होता है, वहां पर हमारा कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसी में एप्लीकेबल होता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ए। अच्छा, 13 का ए हो गया। 14 15 और 16। 14 का देखो क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रिमेन सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, 10 मंथ से मान लो 10,000 10,000 10,000 करके प्रॉफिट हो रहा है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस 10 मंथ्स वुड बी 0 होगा।
क्योंकि कोई भी डिस्पर्सन निकालो, चाहे वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो या कुछ भी निकालो, अगर हम लोग का प्रॉफिट हर बार एक ही जैसा होगा तो हम लोग का आंसर तो 0 ही आएगा ना। जैसे देखो x का वैल्यू मान लो प्रॉफिट 10 ऐसे है, ठीक है, तो अब हम लोग एसडी कैसे निकालते हैं? एसडी ऐसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग x का स्क्वायर निकालेंगे तो 100, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करके देखो, समेशन एक्स स्क्वायर कितना 200 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया, 2 ऑब्जर्वेशन, समेशन एक्स कितना 20 बाई 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो 200 बाई 2 मतलब 100 माइनस ये हो गया 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 100 माइनस 100 0। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा कोई डेटा में डिस्पर्सन मतलब स्कैटरनेस है ही नहीं, कोई चेंज है ही नहीं, तो डेविएशन क्या निकलेगा 10 और 10, डेविएशन तो कुछ है ही नहीं, मतलब इनमें भी नहीं है, और जब हम लोग कोई एप्रोप्रिएट मेजर से भी कैलकुलेट करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अगर सेम कांस्टेंट होता है तो 0 ही आएगा। एसडी का आंसर क्या हो जाएगा? ये एसडी के प्रॉपर्टी में ही लिखा हुआ है कि अगर स्कैटरनेस ही नहीं है तो आंसर तो 0 ही आएगा, चाहे डेविएशन किसी से भी मेजर करो। तो 14 का सी हो जाएगा, इसका मतलब 14 का आंसर हम लोग का सी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 15, which measures of dispersion is considered for finding a pooled measures of dispersion? अभी अभी हम लोगों ने देखा pooled मतलब जहां पर कंबाइन कर सकते हैं, pooled measures of dispersion after combining several group। तो ग्रुप वाला हम लोगों ने आज ही पढ़ा, एक ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर pooled measures of central dispersion हम लोग कर सकते हैं, तो 15 का बी हो गया, ठीक है। अच्छा 16 में देखो, ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन, ओरिजिन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन, स्केल सॉरी प्लस या माइनस, ओरिजिन चेंज का मतलब होता है हम लोग का प्लस या माइनस करना, जबकि स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू या फिर डिवाइड करना। तो ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आएगा किसमें? तो ओरिजिन जो है वो नो इम्पैक्ट, किसी भी तरह का डिस्पर्सन में ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं आता है, तो रेंज में भी नहीं आएगा, मीन डिवीजन में भी नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन में भी नहीं आएगा, ऑल दिस एंड क्वार्टाइल डिवीजन, सही है। ये भी हमारा डिस्पर्सन है, तो डिस्पर्सन में कभी भी ओरिजिन चेंज का इंपैक्ट नहीं आता है, ओनली स्केल चेंज का इंपैक्ट आता है। तो 16 का आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, तो 16 का डी। अच्छा 17, 18, 19, 20, द रेंज ऑफ, ठीक है, इसका रेंज कैलकुलेट करने बोला। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉलेस्ट डेटा और लार्जेस्ट डेटा में डिफरेंस, तो लार्जेस्ट डेटा 20, स्मॉलेस्ट डेटा 9, तो ये माइनस करने से 11 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 17 का आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने बोला है, 10 16 10 16 10 10 16 16 इस तरह से, तो हम लोग x लिख लेते हैं 10 और यहाँ पर f लिख लेते हैं, ठीक है। 10 कितना बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, और 16 कितना बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, ठीक है। अब अगर हम लोग एसडी निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ ए fx square divided by summation of x minus summation of fx divided by summation of f का होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, मैंने जब एसडी का सारा फॉर्मूला लिखाया था तो उसमें ये वाला भी लिखा था। ये देखो एसडी पे आते हैं, एसडी देखने से तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। ये देखो, अगर हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, दिखाते हैं, ये देखो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, और एक्स बार का मतलब ये वाला समेशन ऑफ, यहाँ पर एफ होगा, समेशन ऑफ, यहाँ मैंने एफ नहीं लिखा, समेशन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि अगर हम लोग का ये समेशन एफ होगा, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या होगा। पहले यहाँ पर एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स हो गया 40 और 64, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं 104। अच्छा अब हम लोग x का स्क्वायर निकालेंगे, 100 और 16 इंटू 16, 256, टोटल करेंगे तो ये हो गया 356, ठीक है। अच्छा अब एफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, 100 इंटू 4 400 और 256 इंटू 4 1024,
और इसका टोटल कर लेते हैं 1424, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया 1424। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे रूट ओवर ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर मतलब 1424, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8, ठीक है 8 हो गया, माइनस समेशन एफ एक्स मतलब 104 डिवाइडेड बाय समेशन एफ मतलब 8 और इसका होल स्क्वायर। चेक करते 1424 बाय 8 178 माइनस 104 डिवाइडेड बाय 8 13 का स्क्वायर 169 माइनस 178 3 आ जाएगा इसका आंसर, इसका मतलब 3 आ जाएगा कैलकुलेट करने से। तो ऑप्शन सी, तो 18 का हम लोग का ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब एफ का हमें प्रेजेंटेशन कर लेना चाहिए। अगर हम लोग 10 को 3 टाइम्स 16 को सॉरी 4 टाइम्स करके लिखेंगे वैसे भी होगा, लेकिन वो तो क्या हो जाएगा ना, ये तो मतलब बेवकूफी हो जाएगा। अगर हम लोग इतना बार 10 लिखेंगे फिर एफ का यूज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग का टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया 3। तो 10th का ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, सॉरी 10 बोल रहे हैं 18 का ऑप्शन हम लोग का सी आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा 18 के बाद 19th नंबर देखो। अच्छा इसमें क्या बोला है, फॉर एनी टू नंबर्स एस डी इज ऑलवेज, अगर दो नंबर्स है तो एस डी ऑलवेज क्या होगा, ट्वाइस द रेंज, स्क्वायर ऑफ द रेंज, हाफ ऑफ द रेंज, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा देखो, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये वाला करके दिखाते। अच्छा यहाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर ही करके दिखा देंगे। रेंज का मतलब क्या होगा, दो नंबर का रेंज का मतलब अगर दो नंबर ए और बी है तो मैक्स माइनस मीन, ठीक है, मैक्स माइनस मीन हम लोग का रेंज हो जाएगा। और दो नंबर का एसडी क्या होगा, एसडी अगर दो नंबर दिया हुआ, ये हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल के एसडी के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर हमारे पास दो नंबर्स है ए बी तो उसका एसडी हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं मॉड्यूलस में a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, मॉड्यूलस में a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग को रिलेशन पूछा है कि फॉर एनी टू नंबर्स एस डी इज ऑलवेज, तो ये क्या हो गया a माइनस बी मतलब रेंज हो जाएगा ना, तो रेंज बाई 2 हम लोग इसे बोल सकते हैं, रेंज बाई 2। तो यहाँ पर हाफ ऑफ रेंज हो जाएगा, 19 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको हमें थोड़ा सा समझ के लिखना है। अब देखो एक बार मॉड्यूलस में a माइनस बी है, ठीक है, वो 2 पे नहीं आता है, मॉड्यूलस में a माइनस बी है। अब a माइनस बी का मतलब रेंज, तो मॉड्यूलस में हम लोग लिख देते हैं रेंज बाई 2। अब रेंज का आंसर कुछ भी आया हो, रेंज का आंसर पॉजिटिव आया है और नेगेटिव आया वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो रेंज बाई 2, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एस डी इक्वल टू रेंज बाई 2। तो इसका मतलब एस डी इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेंज बाई 2 का मतलब क्या हो गया, हाफ। तो इसको ऐसे प्रेजेंटेशन भी तो कर सकते हैं, एस डी इक्वल टू ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ रेंज, बात एक ही है। ऐसे लिखोगे तो हाफ ऑफ रेंज की तरह ही दिख रहा है, ये भी हाफ ऑफ रेंज ही है, लेकिन समझने के लिए ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया नहीं है कहीं पर भी ये रिलेशन, बट ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ से एक बार सीख सकते हैं कि हम लोग दोनों चीज हमें अलग अलग पता है, लेकिन कंबाइंडली हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी दो नंबर का एसडी जो है वो उस दो नंबर के रेंज से आधा होगा, ठीक है। अब 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, if all the observation are increased by 10 then SD would be increased by 10, mean deviation would be increased by 10, quartile deviation would be increased by 10, all these three remain unchanged, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इंक्रीज बाय 10, सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग 10 से इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज बाय 10 मतलब प्लस करना, प्लस 10 करना, ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्लस 10 कर रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्केल चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम लोग ऐसे करते हैं, तो क्या होगा, ये एक बार चेक करके दिखाते हैं। देखो हमारे पास सपोज दो ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ये वाला, यहाँ पर अभी भी एक एग्जाम्पल था ना, उसी से दिखाते हैं। देखो
4 6 ये दो नंबर का हम लोगों ने एसडी निकाला, आंसर 1 आया। अगर फॉर्मूले से भी निकाले या फिर इस तरह से निकाले, ठीक है, तो हम 4 6 के बेसिस पे ही एक बार करके देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो 4 और 6 इसका एसडी हम लोग का कैलकुलेट होके आया हुआ है 1। अगर हम लोग इसमें 10 इंक्रीज करते हैं ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो ये 14 हो गया, ये 16 हो गया। अब अगर हम लोग इसका एसडी निकालेंगे तो हम लोग वो शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे हो जाएगा, 14 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो गया 4 माइनस 4 यानी 4 ही रहेगा, 2। ये इसमें आंसर 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो एसडी भी क्या हमारा 10 से इंक्रीज हुआ, एसडी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10। तो एसडी तो 10 से इंक्रीज नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए ना। अच्छा, ये देखो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इंक्रीज बाय 10। अच्छा हाँ, इंक्रीज बाय 10 का मतलब क्या हो गया, हम लोग का ओरिजिन चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग प्लस कर रहे हैं, 4 प्लस किए हैं 10। तो ओरिजिन चेंज से तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो एसडी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मीन में भी नहीं, क्वार्टाइल में भी नहीं। तो ऑल दिस रिमेन अनचेंज, ये आंसर होना चाहिए। तो चेक करके देखने का भी तो जरूरत नहीं है, चाहो तो करके देख सकते हो जैसे मैंने एसडी दिखाया। लेकिन अगर हमें पता है प्रॉपर्टीज, तो फिर चेक क्या करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज तो पता है कि ओरिजिन चेंज से चेंज नहीं होता है, स्केल चेंज से चेंज होता है। तो अगर ये इंक्रीज्ड बाय 10 के जगह मल्टीप्लाइड बाय 10 या डिवाइडेड बाय 10 होता तो जरूर इंपैक्टफुल होता। तो 20 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का आंसर लिख लेते हैं, डी हो गया। और एक ही क्वेश्चन है 21। अच्छा, 21 में क्या बोला है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब चेंज होगा क्योंकि ये है स्केल चेंज, तो जो नया एसडी होगा उसमें क्या चेंजेस होगा, चेंजेस होगा, ठीक है। ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यू एसडी वुड बी हाफ ऑफ द प्रीवियस, इंक्रीज्ड बाय 2, डिक्रीज्ड बाय 2। देखो यहाँ पर स्केल चेंज होगा, जैसे मान लो एसडी ऑफ पुराना जो एसडी था वो नए एसडी से, सॉरी ये नहीं, जो पुराना एसडी था वो नए एसडी से 2 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। देखो कैसे, अभी ये वाला एग्जांपल से दिखा देते हैं, जैसे 4 और 6, ये वाले एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर था ना 4 और 6, 4 और 6 का हम लोग का एसडी आया हुआ था 4 और 6, ये कैलकुलेट करके हम लोग का एसडी आया हुआ है 1। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो तो ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। अब 16 माइनस 8 बाई 2 करो, शॉर्टकट फॉर्मूला से एसडी चेक करो, 8 बाई 2 तो कितना हो गया 4, ठीक है। ये 12 होगा, मैंने 16 लिख दिया ना, 6 इंटू 2 12 होगा, तो 12 माइनस 8 तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 2। तो 1 इंटू 2, ये देखो ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाई 2, देखो मैंने 4 इंटू 2 किया, मैंने 6 इंटू 2 किया, ठीक है। तो न्यू एसडी विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो न्यू एसडी जो है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने एसडी का। तो ये देखो पुराने एसडी में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नया एसडी आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर हम लोग का 21 का ए हो जाएगा, 21 का आंसर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे ज्यादा रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा ये जो सेट ए है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब सेट बी जो है वो 2 मार्क्स रिलेटेड है, लेकिन हम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स है, कोई 5 मार्क्स तो है नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 1 मार्क में भी हमारा थोड़ा बहुत आ सकता है। तो चेक करते हैं, देखो सेट बी जितना होता है करेंगे, बाकी तुम लोग को होमवर्क देंगे। सेट बी में पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट इनटू 100 कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें से 90 और स्मॉलेस्ट है 60, 90 माइनस 60, 150 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 20% हो रहा है, ठीक है, 20% हो रहा है। चेक करके देखते 20 मतलब देखो ये परसेंटेज में आंसर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पर आंसर जो है रुपीज में दिया है तो हम लोग रुपीज में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 20, अच्छा
नहीं सॉरी, रुपीज में नहीं लिख सकते, देखो गलत हो जाता, हम लोग को आंसर डी देना पड़ेगा। 20 या 20% लिखो, क्योंकि जब हम लोग कोफिशिएंट करते हैं तो हम लोग तो यूनिट फ्री करने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ रुपीज था, यहाँ रुपीज था, ये भी रुपीज आया था, ये भी रुपीज आया था, क्योंकि डिवाइड फॉर्मेट है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यूनिट फ्री करने के लिए ही हम लोग कोफिशिएंट करते हैं। तो यहाँ अगर ₹20 लिख देते, मतलब ऑप्शन बी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को हमेशा ऑप्शन डी का आंसर देना पड़ेगा, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन ए हम लोग सॉरी बी हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यूनिट फ्री फिर कैसे बनेगा अगर रुपीज रहेगा, तो जब डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल आउट ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये हो गया 1 वाला। सेकंड वाला देखो यहाँ पर क्या बोला है, if rx and ry denote range of x and y respectively where x and y are related by 3x plus 2y plus 10 equal to 0, what would be the relation between x and y। ठीक है, बोल रहा है कि रेंज जो है वो आर एक्स और आर वाई से डिनोट किया है, और जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 10, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं, 2y इक्वल टू मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, तो -3x माइनस 10, y इक्वल टू -3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से -3/2 इंटू एक्स माइनस 10/2। तो अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स कर लेते हैं फॉर्मेट को, तो इसको एक बार अरेंज करें फिर से, -10/2 मतलब कितना 5, और -3/2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया -5, और b का वैल्यू कितना आ गया -3/2। ये हमें कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को एक्स और वाई का रिलेशन पूछा है, तो जब ऐसा होता है तो आर वाई इक्वल टू क्या हो जाता है मॉड ऑफ पी इंटू आर ऑफ एक्स। ये चीज हम लोग एसडी में भी देखते हैं, क्वार्टाइल में भी देखते हैं, रेंज में भी सेम चीज ही था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिख दिया मैंने आर ऑफ वाई, मॉड ऑफ बी 3/-3/2। अब ये -3/2 जो है वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा जब मॉड्यूलस से बाहर आएगा। तो यहाँ पर हो गया आर वाई इक्वल टू 3/2 इंटू आर ऑफ एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2r ऑफ वाई माइनस 3r ऑफ एक्स इक्वल टू 0। 2r ऑफ वाई, अब अच्छा अगर इसको इक्वल फॉर्मेट में लिखना है, 2r ऑफ वाई इक्वल टू 3r ऑफ एक्स, चेक करते हैं। 2r ऑफ वाई इक्वल टू 3r ऑफ एक्स, मतलब ऑप्शन सी, 2 का ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, वही दिया हुआ है, ठीक है। 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बस हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ना क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, आसान है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करके दिखाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए दिखाने बोला है, क्लास इंटरवल है 10 से 19, फिर है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 11, 25, 16, 7, 3, ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग का ऐसे दे रखा है, ये क्या है, ये हम लोगों का मतलब ग्रुप्ड डेटा, तो इसमें हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो इसका देखो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज था ना, सॉरी जो एग्जाम्पल मतलब इलास्ट्रेशन जो था, उस पे हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो उसी तरह से कर लेंगे। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बाउंड्रीज को पहले देखो, यहाँ पर 10 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना एक गैप है, इस गैप को हम लोग पहले फिलअप कर सकते हैं। तो गैप जो है, जैसे डी डिफरेंस से फिलअप होगा ना, तो यहाँ पर देखो डी कितना हो जाएगा 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2, ये तो मैंने सिखा है। हमें क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ एनी क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर हो गया 1/2 यानी 0.5। तो
10 में इधर माइनस होगा 0.5, इधर ऐड होगा, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, लोएस्ट और हाईएस्ट। तो सबसे लोएस्ट वाला क्या है, सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 0.5, क्योंकि ये सब में सबसे कम 10 ही है। और जो हाईएस्ट, या फिर हम लोग जो है इसको शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट ऐसे भी बोल सकते हो, 59 प्लस 0.5 यानी 59.5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग रेंज निकाल लेंगे, तो रेंज कैसे निकलेगा, 59.5 इक्वल टू ये हो गया 9.5, सॉरी माइनस 9.5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 50, ठीक है। अब कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्योंकि हमें सारा कैलकुलेट करने का जरूरत ही क्या है, 0.5 और माइनस 0.5 करके। तो ये हो गया 50 और नीचे ऐड हो जाएगा, ऐड होने से 59.5 प्लस 9.5, तो ये हो गया 69। सेवेंटी 2.46 ऐसे आ रहा है, चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 72.46 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर आ रहा है इसमें। अच्छा, फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोग को क्या बोला है, इफ रेंज ऑफ x मतलब r ऑफ x ये कितना है, ये 2 है, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x प्लस 50। चेक करते हैं, रेंज ऑफ x ये हम लोग को बता रखा है, रेंज ऑफ x 2 बताया है, देखते हैं रेंज ऑफ x कितना बताया, 2। अच्छा, अब हम लोग को पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ -3x प्लस 50। अब इसको हम लोग y से असाइन करवाते कि y इक्वल टू -3x प्लस 50। अब हम लोग को पता है रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ y में क्या रिलेशन होता है, r ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू r ऑफ x होता है, ठीक है। अब r ऑफ y कैलकुलेट करने बोला है, मॉड ऑफ b ढूंढते कितना है, rx 2 है, तो y इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है। तो ये क्या हो गया a और ये हो गया b, b हमेशा x के साथ रिलेटेड होता है, b का वैल्यू -3, a का वैल्यू +50, तो यहाँ पर -3 लगा। अब ये 3 हो जाएगा क्योंकि साइन कोई मैटर नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस फॉर्मेट, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब देखते हैं आर वाई का वैल्यू 6 है कि नहीं, हाँ है, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो अगर कोई मॉड्यूलस नहीं लगाता है गलती से, तो उसका आंसर -6 आ जाएगा, और वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो गलत हो जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखो 5th नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो देखो इससे पूरा चैप्टर एक बार जो है हम लोग का रिकॉल हो जा रहा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन 58634, तो x का वैल्यू लिखते हैं 58634, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस मीन, ठीक है, मीन निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर x माइनस मीन और इसका हमारा बार हो जाएगा। तो मीन कितना हो रहा है, पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो ये 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 और यहाँ पर 8, 18 और 8 हो गया, कितना हो जाएगा, 18 और 8 26, एक बार चेक कर ले, 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4, हाँ 26 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर 5.2 आएगा, ठीक है। 5.2, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, 5 माइनस 5.2, तो 0.2 मॉड्यूलस है, तो कोई प्लस माइनस का तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। अच्छा, 5.2 माइनस 8 मतलब 2.8, ठीक है, 2.8। अच्छा, 6 माइनस 5.2, तो ये हो गया 0.8। 3 माइनस 5.2, 3 माइनस 5.2, तो ये हो गया 2.2, और 4 माइनस 5.2, 4 माइनस 5.2, ये हो गया 1.2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करते हैं। यहाँ पर हो गया हम लोग का 1.2 प्लस 2.2 प्लस 0.8 प्लस 2.8 प्लस 0.2, तो यहाँ पर आंसर हो गया 7.2 डिवाइडेड बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 5, 1.4
1.44, ठीक है, 1.44 आ गया, क्योंकि मीन डेविएशन तो ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है, मीन से बोला है, तो यहाँ पर आ गया 1.44, यानी ऑप्शन सी। अगर याद नहीं हम एक बार दिखा देते मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट हमारा होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे लिखवाया था वैसे ही कैलकुलेट करना चाहिए हम लोग को, मीन डेविएशन अबाउट मीन। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा जब हम लोग अबाउट मीन निकाल रहे हैं, और फिर उससे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस फॉर्मेट में डेविएशन यानी कि गैप निकालना पड़ेगा। तो ये देखो सारे डेटा का हम लोगों ने मॉड्यूलस फॉर्म में गैप निकाल लिया। 1.44 सी हमारा आंसर हो गया 5th नंबर का। अच्छा 6th नंबर देखते हैं, 6th नंबर में क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी सेम चीज बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग एफ फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। 50 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 50 जो है वो 7 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर x 50 और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 7 टाइम्स, और एक बार x है 60, ठीक है, 60 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 टाइम्स है, चलो ये भी 7 टाइम्स है। अच्छा अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन निकालना पड़ेगा, तो पहले एफ एक्स निकालेंगे, तो 7 इंटू 50 350, और ये हो गया 420, इसका टोटल करते हैं तो ये हो गया 770। अच्छा अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो डेविएशन निकालेंगे, ऐसे होता है इसमें x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, इस तरह से होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर x बार, तो पहले f यहाँ पर x बार निकाल लेते हैं। तो x बार कितना हो जाएगा, fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 770 डिवाइडेड बाय 14, 55, ठीक है। हम लोग का x बार कितना निकल के आ गया 55। अब हम लोग को क्या करना है, x माइनस 55 करना है। तो x कितना है और उसमें f मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद f इंटू एक्स माइनस 55 करेंगे। तो x माइनस 55 मतलब 50 माइनस 55, तो ये 5 हो जाएगा, मॉड्यूलस फॉर्मेट में है, और 60 माइनस 55 ये भी 5 हो जाएगा। अच्छा अब ये f से मल्टीप्लाई, तो 35 f से मल्टीप्लाई तो 35 हो गया, इसका समेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा 35 का डबल 70, ठीक है। तो ये हो गया 70 बाई 14, तो ये हो गया 5, ठीक है। 5 होता है 70 डिवाइडेड बाई 14 करने से, देखते 5 ऑप्शन है, हाँ है, 6th का ए आंसर हो जाएगा। तो 6th का आंसर हम लोग का ए आ गया। अच्छा फिर 7, the coefficient of mean deviation about mean for the first n natural numbers is, बोल रहा है कि coefficient हमें कैलकुलेट करना है of mean deviation about mean for the first n, बोल रहा है 9 natural numbers। तो first 9 natural numbers क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन करना है। तो अबाउट मीन हो जाएगा x माइनस एक्स बार सबसे पहले, तो x बार कितना आएगा, इसका टोटल करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 5। तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 2, 4 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसका टोटल करना पड़ेगा, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर 1 2 3 4 मतलब 2 प्लस 1 3 3 6 प्लस 4 10, तो ये हो जाता है 20, इसका टोटल बन गया 20। अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग n करेंगे तो हमें मिल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं करने बोला है, कोफिशिएंट बोला है, तो पहले ये निकाल लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 ऑब्जर्वेशन है तो 2.22 आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन,
तो ये कैसे हो जाता है, ये हो जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। डिवाइडेड बाय मीन होता है, मीन का आंसर 5 आया था, ठीक है 5 आया था। अब ये हो गया 2.22 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 44.44%, ठीक है 44.44। चेक करते हैं। अच्छा यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आंसर 44.44 होगा, चेक करके देखें। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए का देखते, 200 डिवाइडेड बाई 9, 22 आ रहा है। 400 डिवाइडेड बाई 9, हाँ 44.44। तो 7 का ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है 7 का ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जिस फॉर्मेट में दिया था, हम लोग वैसे भी कर सकते, देखो वैसे भी आ जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा चलेगा। ये पॉइंट में मैंने रखा है 2.22, इन्होंने किया है 400 डिवाइडेड बाई 9, इस तरह से किया है। अच्छा अब इसके बाद 8th नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बता दिया है, द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एक्स इज 12, देन द मीन डेविएशन अबाउट वाई क्या होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या बता रहा है, 5y माइनस 3x इक्वल टू 5y माइनस 3x इक्वल टू 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 5y इक्वल टू 10 प्लस 3x, ठीक है, a इक्वल टू 10 प्लस 3x बाई 5, तो y इक्वल टू 10 बाई 5, 3/5 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए मतलब 2 प्लस 3/5x, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी एक्स। तो ये हमारा b निकल के आ गया और ये हम लोग का a निकल के आ गया, +2 प्लस 3/5। अब हम लोगों को यहाँ पर मीन डेविएशन बताया है, मीन डेविएशन ऑफ x, हम लोग को पता है मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन चेंज से इम्पैक्टफुल होता है, सॉरी स्केल चेंज से। तो यहाँ पर हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एक्स इज 12, ये बता दिया है 12। मॉड ऑफ बी हम लोग का 3/5 आया है, तो 3/5 इंटू 12, 7.2। चेक करते 7.2 कोई ऑप्शन है, हाँ है 8 का ए, 8 का ए, 8 का ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब 9th नंबर पे, 9th नंबर, इसमें बोला इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड, ये इक्वेशन दे दिया, एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स आर 1 एंड 0.3, देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट वाई, मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट इट्स मीन इज। तो बोल रहे हैं दो वेरिएबल्स है जो कुछ इस तरह से रिलेटेड है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 7/3 और -2/3x, ठीक है। तो ये हम लोग का a हो गया, ये हम लोग का b हो जाएगा, b है -2/3। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है मीन ऑफ x आर 1 एंड 0.3 एंड द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन मतलब x बार, x बार का आंसर है हम लोग का 1, और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन है 0.3, 0.3। तो यहाँ पर हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट y, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ b मतलब -2/3 इंटू मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x 1 बताया है, सॉरी 0.3 बताया, तो ये हो गया 0.3। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 2/3 इंटू 0.3, 2/3 इंटू 0.3,
तो ये 0.2 आ रहा है, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट y, ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ गया। अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट y, ये तो मीन डेविएशन निकल के आया, तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है। तो मीन ऑफ y निकालना पड़ेगा, तो मीन ऑफ y कैसे निकालेंगे? उसका हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पता चलेगा। देखो मीन ऑफ y इक्वल टू क्या होता है? मीन ऑफ y इक्वल टू होता है a प्लस मॉड बी ऑफ मीन ऑफ x, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग को मीन ऑफ y निकालना है, तो a हम लोग को पता है, a कितना निकल के आया? 7/3, क्योंकि इसमें ओरिजिन और स्केल दोनों इंपैक्टफुल होता है, तो ऐसे होगा। और ये हो गया -2/3, और मीन ऑफ x जो है वो 1 है, तो ये 7/3 प्लस 2/3 हो जाएगा, तो 9/3, मतलब 3 हो गया यहाँ पर 3, तो 0.2/3 इंटू 100, 6.66 आ रहा है, ठीक है। 6.66 आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। 6 पॉइंट, ये कितना नंबर किया हम लोगों ने? ये वाला 9th नंबर, ठीक है। तो 9th नंबर में, अच्छा 9th नंबर में तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं पॉइंट वाला। 9th का आंसर है बी, 12 आंसर है मेरा। कितना आ रहा है? 6.66 आ रहा है। अच्छा, क्या गलत हो गया? If two variables x and y related 2x plus 3y minus 7 equal to 0, इसको अगर हम लोग इक्वेशन में मैच करते हैं, 3y equal to 7 minus 2x, y equal to 7/3 minus 2/3x, तो ये a और ये b। अच्छा, अब हम लोग को बोला है मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x, मीन ऑफ x, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x 0.3, then the coefficient of mean deviation of y about its mean, ठीक है। तो y का मीन निकालना पड़ेगा, तो y का मीन तो ऐसे निकलेगा 3, ठीक है। और कोफिशिएंट तो हमारा ऐसे ही निकलेगा -2/3 इंटू 0.3, तो ये एक बार चेक कर लें, 2/3 इंटू 0.3, तो ये 0.2 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को 0.2, आंसर कितना दे रखा है? आंसर एक बार देख लेते हैं। 9th का आंसर बी दे रखा है, मतलब 12 दे रखा है, तो इसमें ट्वेल्व दिया है, तो ये कितना होना चाहिए? अच्छा, ये कुछ गलत हो रहा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर हमें मीन निकालना हो, इक्वेशन दे रखा है, तो हम लोग तो ऐसे ही निकालेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इंटू मीन ऑफ एक्स, यही तो होना चाहिए। तो a का वैल्यू है 7/3, मॉड ऑफ बी 2/3, और मीन ऑफ x है 1, तो 9/3, ये 3 हो गया। शायद मेरा रिलेशन जो लिखा है मैंने, मीन निकालने वाला, उसमें कोई गलत हो रहा है क्या? एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये सब तो ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन y अबाउट इट्स मीन इज, तो ये तो a प्लस मीन ऑफ y इक्वल टू, इसमें तो ओरिजिन और स्केल चेंज दोनों ही इम्पैक्टफुल होता है। 9 का मेरा तो किसी ऑप्शन के साथ ही नहीं जा रहा है। 9 का ऑप्शन बोल रहा है 12, अगर 12 होगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई x इंटू 100 करके एक बार देखते हैं। अगर ये 12 हो रहा है तो हम लोग का आंसर कितना होना चाहिए? तो 12x इक्वल टू, ये हो गया 20, तो x इक्वल टू 20/12, मतलब ये वैल्यू 20/12 कितना आना चाहिए? क्या कुछ गलत आ रहा है मेरा? 1.66 आना चाहिए, लेकिन मेरा आ रहा है 3, ये 1.66 आना चाहिए, तब जाके होगा। ये 1.66 आना चाहिए, मुझे लगता है। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसमें उसमें तो ये वाला बताया हुआ था, शायद मैंने गलत लिख लिया क्या?
एक मिनट देख लेते हैं, एक सेकेंड। जो रिलेशन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पता चल जाएगा। जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था वहां से हम लोग को पता चल जाना चाहिए। ओ अच्छा अच्छा, ये तो मीन है, हाँ हाँ। यहाँ पर मीन ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर याद आ गया है मुझे, मीन ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। मैंने तो गलत लिखा है ना, a प्लस बी ये है मीन ऑफ y, तो ये होता है a प्लस बी इंटू मीन ऑफ x, ऐसे होगा ना। तो a का वैल्यू अब देखते हैं 1.66 आ जाएगा तो हो जाएगा। a का वैल्यू है 7/3, मैंने इक्वेशन को ही चेंज कर दिया, मतलब गलत लिख दिया था। b का वैल्यू है -2/3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया माइनस, इसमें कोई मॉड वर्ड नहीं आने वाला है, तो ये हो गया 5/3। अब 5/3 कितना होता है? 1.66 सही हो गया। देखो ये वाला हम भूल गए थे, 1.666 इतना आ रहा है। तो ये एप्लीकेबल होने से थोड़ी देर पहले ही मैंने बैक कैलकुलेशन करके देख भी लिया था। यहाँ पर 0.2 डिवाइडेड बाई 1.6666 जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक लिख लेते हैं, इक्वल टू इंटू 100। तो आंसर हम लोग का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 होगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का 12 यानी ऑप्शन बी। तो 9 का हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसमें स्केल और ये दोनों, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसमें सारा चीज सही लिखा था, मैंने इसको मॉड कर दिया था। मॉड में ये नहीं रहेगा और ये एक्स बार होगा, वो सारा कैलकुलेशन ठीक था, बस मॉड गलती से दिखा दिया था। अच्छा, अब इसमें हमारा 10 से लेके सेट बी में हम लोग का 20 क्वेश्चन है, 10 से 20। और सेट सी का क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हमारे 1 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेट बी का जो बाकी है वो कर लेंगे, और उसके बाद जो है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।